हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समलाम आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट जनरल साइंस सीरीज का जो पार्ट 3 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने मानव शरीर व तंत्रों में पाचन तंत्र का भाग 2 पढ़ा, जिसमें हमने छोटी आंत व बड़ी आंत की संरचना को पढ़ा। आज इस पार्ट में यानी पाचन तंत्र के 3rd पार्ट में आज लेकर आए हैं हम यकृत, पैनक्रियाज यानी जो अग्नाशय और जो लीवर है, इन दोनों को लेकर आए हैं। साथ में पाचन क्रिया कैसे होती है हमारे शरीर में, भोजन कैसे पचता है विभिन्न भागों में, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पाचन क्रिया के बारे में क्वेश्चन आता है। लीवर के जो सिक्रेशन है, लीवर की संरचना के बारे में क्वेश्चन आता है। अग्नाशय के जो सिक्रेशन है यानी पैनक्रियाज के जो रस बनता है जो, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। और साथ में हर भाग में पाचन क्रिया कहाँ होती है और किस प्रकार से, हर कौन से पदार्थ का पाचन किस एंजाइम से होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बोले हम यकृत, अग्नाशय और पाचन क्रिया को पढ़ेंगे, यानी लीवर, पैनक्रियाज और डाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे कि जो यकृत है वो क्या है। तो आपको पता है कि जो यकृत है हमारे शरीर में, यानी जो लीवर है वो क्या है, ये एक बहुत बड़ी ग्रंथि है यानी लीवर। तो कह सकते हैं कि मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है बेटा। और इसका जो वजन है, यानी यकृत यानी लीवर का जो वेट है, जो वजन है, वो कितना है, 1.2 से 1.5 केजी, यानी 1.2 से 1.5 केजी है। और ये कहाँ स्थित होता है, बोले ये डायफ्राम के नीचे, हमारी बॉडी में डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। डायफ्राम की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं हमारा जो बॉडी है, यानी बॉडी के अंदर जो धड़ वाला भाग है, जैसे यहाँ पर डायफ्राम होता है, ऊपर तो हमारे फेफड़े आ जाते हैं, लंग्स इस तरीके से आ जाते हैं, और लीवर कुछ इस तरीके से बेटा, इस तरीके से यहाँ पर होता है। यानी डायफ्राम है, ये तनुपट है, इसके जस्ट नीचे दाईं ओर स्थित होता है। अगर आपको फिगर देखना है तो देखिए, इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा डायफ्राम इस जगह आता है, बिल्कुल इस तरीके से डायफ्राम है, ऊपर फेफड़े हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये अपना लीवर है। लीवर कहाँ पर है, ये इस जगह लीवर है। तो देखो डायफ्राम के नीचे दाईं ओर ये स्थित होता है। अब बेटा, ये जो लीवर है, इसकी खास बात ये है कि जो स्तनधारियों का जो लीवर होता है, यानी जो मेमल्स का जो लीवर होता है, स्तनधारी यानी जो जिनमें स्तन ग्रंथियां, बाल, बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, यानी इसमें मनुष्य भी शामिल है, सारे पशु भी शामिल है। तो उनके लीवर के चारों ओर क्या होता है, ग्लिंसन संपुट यानी ग्लिंसन्स कैप्सूल पाया जाता है। यानी लीवर के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग, एक शीथ पाई जाती है, कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये जो यकृत है, ये 2 मुख्य पिंडों से बना होता है। इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, यानी दायां व बायां पिंड। 2 पिंडों से ये बना होता है मुख्य रूप से। यानी लीवर में मुख्य रूप से कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट लोब, ठीक है ना। और अब ये जो पिंड हैं, इनमें भी देखो, ये जो संपुट है यानी जो कैप्सूल है, वो पिंड को बहुभुजीय आकृति के पिंडकों में विभक्त करता है। यानी प्रत्येक जो पिंड है वो भी किसमें, बहुभुजीय आकृति के, यानी पॉलीगोनल शेप के पिंडकों में बटा रहता है। यानी बहुभुजीय आकृति आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके की आकृति के पिंडकों में बटा रहता है। यानी लीवर का जो पिंड है, यानी लीवर के अंदर अभी हमने क्या देखा कि लीवर में ये बताया कि लीवर के इनसाइड यानी यकृत के अंदर क्या है, पिंड है, यानी लोब है, ठीक है ना। क्या है, लोब्स। और ये कितने हैं, 2। और अब ईच पिंड यानी जो लोब है वो किस में बटा हुआ है, पिंडकों में। किस में बटा हुआ है, पिंडक यानी लोब्यूल्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो लीवर है उसके चारों तरफ क्या है, ग्लिंसन कैप्सूल है, और ग्लिंसन कैप्सूल इस लीवर के पिंडों में से अंदर धसा रहता है। जैसे आपने अनार के अंदर जो दानों पे जो छिलका होता है वो अंदर की तरफ भी धसा रहता है, ठीक वैसे ही, और इसे पिंडकों में यानी लोब्यूल्स में बांट देता है। तो यहाँ पर कई पिंडकों में वो बटा रहता है। तो ये जो पिंडक है, लास्ट वाली जो संरचना, यानी जो छोटी संरचना, लीवर से पिंड और पिंड से पिंडक, है ना। यानी लीवर के अंदर 2 पिंड है मेनली, और इस प्रत्येक पिंड में कई पिंडक हैं। यानी लीवर में 2 लोब हैं और उसके अंदर कई लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये जो लोब्यूल्स हैं ये क्या हैं, बोले ये लीवर की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल इकाई है। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की कार्यात्मक इकाई है, यानी इसी के अंदर कार्य होता है। यानी लीवर का जो फंक्शन है कौन करता है, ये पिंडक ही करते हैं। अब बेटा, इस तरीके से हम लीवर की स्थिति को बता सकते हैं। और यहां पर अगर देखें तो देखो ये क्या है, ये है लीवर यानी यकृत, ठीक है।
ये यकृत दिख रहा है आपको। इस यकृत के नीचे ये हरे रंग का क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का, तो बोले ये क्या है, पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं इसे, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। पित्ताशय मतलब पित्त की थैली, आम भाषा में इसे बोलते हैं। और ये बेटा आमाशय है यानी स्टोमक है, ये आमाशय है यानी स्टोमक। और लीवर आपको दिख ही गया, दाईं ओर है। ये पित्ताशय दिख ही गया यानी पित्त की थैली दिख गई। और ये वाला जो पीला पीला दिख रहा है, ये क्या है, ये है अग्नाशय। क्या है ये, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। क्या कहते हैं इसे, पैनक्रियाज। तो बेटा जो अग्नाशय है और ये जो पित्ताशय है और ये यकृत है, इन तीनों से ही क्या होता है, स्पेशली यकृत में एक रस बनता है जिसको बोलेंगे पित्तरस। यहाँ पर क्या बनता है बेटा, एक रस बनेगा। ये लीवर के अंदर क्या बनेगा, एक रस बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, पित्तरस। वो पित्तरस इसके अंदर आके संग्रहित रहता है। इस पित्ताशय में क्या रहता है, वो संग्रहित रहता है और गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, सांद्रित भी हो जाता है। तो पित्ताशय को बेटा हम पित्त की थैली बोलते हैं ना। पित्त की थैली आपने नाम सुना होगा, गॉल ब्लैडर, तो पित्त की थैली बोलते हैं। और इसमें पित्तरस भरा रहता है जो समय समय पर इस नलिका के माध्यम से यहाँ पर इस छोटी आंत में स्रावित हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही अग्नाशय का जो रस है वो भी इस छोटी आंत में यहाँ स्रावित हो जाता है। तो इस प्रकार से यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस आके इस छोटी आंत के अंदर यहाँ आएंगे और यहाँ पर पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पित्ताशय की, कि जो यकृत का जो दायां पिंड है उसके नीचे हरे रंग की एक थैली नुमा संरचना है। यानी यकृत के जो राइट लोब है उसके नीचे क्या है, दो लोब बताया ना, दायां और बायां पिंड। तो दायां पिंड के नीचे क्या है, हरे रंग की एक थैली जैसी संरचना है जिसको हम बोल रहे हैं पित्ताशय और गॉल ब्लैडर। क्या कह रहे हैं उसको, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कह रहे हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि यकृत से पित्तरस बनता है। यकृत से क्या बनता है, पित्तरस, जिसको हम क्या कहेंगे, बाइल जूस। यकृत से क्या बनता है, बाइल जूस, यानी पित्तरस है, ये स्रावित होता है और ये पित्ताशय में यानी इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाता है, आके भर जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है, पित्ताशय में जो पित्तरस है, बाइल रस है, वो संग्रहण होता है, उसका क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है। और क्या होता है, सांद्रण भी होता है, वो गाढ़ा भी हो जाता है, यानी उसमें से जो पानी है वो निकल जाता है बाहर। तो एक तरीके से गाढ़ा भी हो जाता है, सांद्रित भी हो जाता है, यानी कंसंट्रेटेड भी हो जाता है और इकट्ठा भी हो जाता है। तो पित्ताशय के अंदर यानी गॉल ब्लैडर में पित्तरस बनता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और पित्ताशय में क्या होता है, ये सिर्फ संग्रहित और सांद्रित। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आया हुआ है कि पित्तरस का निर्माण किसमें होता है। पहला ही ऑप्शन था पित्ताशय, यानी क्वेश्चन क्या था, पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। ये बड़े बड़े बच्चों को गच्चा दे जाता है, जनरल साइंस का काफी फेमस क्वेश्चन है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था पित्ताशय, सेकंड ऑप्शन था अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, और थर्ड ऑप्शन था यकृत। ठीक है ना। और पांचवा जो फोर्थ ऑप्शन था वो था आमाशय। तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं पित्तरस यानी बाइल जूस कहाँ बनता है। तो अभी निर्माण कहाँ होता है, अभी हमने बात की। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। किसमें, लीवर में होता है निर्माण। पित्ताशय में तो क्या होता है, संग्रहण होता है, यानी स्टोरेज होता है, और साथ में वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, सांद्रण हो जाता है। ठीक है ना। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है, आमाशय के अंदर जठर रस बनता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था जो काफी फेमस क्वेश्चन है, यहां से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब बेटा पित्तरस जो बनता है यानी जो बाइल जूस बनता है, इसका संगठन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, यानी बाइल जूस है वो क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे जो बाइल जूस है उसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है, यानी एल्कलाइन नेचर होती है। इसका जो पीएच कितना है 7.7 यानी 7 से ज्यादा है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखना है। जठर रस जो आमाशय में बना था वो अम्लीय प्रकृति का था। लार जो मुख गुहा में बनी थी वो भी स्लाइटली अम्लीय प्रकृति की थी। अब इसका जो निर्माण है, निर्माण यानी इसका जो फॉर्मेशन है यानी जो सिंथेसिस है वो कहाँ होता है। तो बेटा इसका निर्माण है यकृत में यानी लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और जो संग्रहण कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में, यानी किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पित्तरस का निर्माण यकृत में और संग्रहण पित्ताशय में होता है। अब इस पित्तरस के अंदर क्या संगठन है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका कंपोजिशन
क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए पित्त रस का जो कंपोजिशन है क्या क्या है उसमें। पहली चीज है पित्त लवण जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी बाइल सॉल्ट्स। क्या होता है, पित्त लवण होते हैं यानी बाइल सॉल्ट्स होते हैं। अब पित्त लवण 3 प्रकार के होते हैं, देखो पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड तीसरा है सोडियम टोरोकोलेट। अब यहाँ इन दोनों में कोलेट शब्द आपको दिख रहा है, ये कोलेट, ये अंग्रेजी वाला कोलेट देखो तो कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता है। तो जो पित्त लवण है यानी स्पेशली जो पित्त लवण है ये किससे बने हुए हैं, तो बोले पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न हैं। किसके व्युत्पन्न हैं, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न हैं। व्युत्पन्न का मतलब डेरिवेटिव, यानी कोलेस्ट्रॉल से ही बने हैं। ये क्या है, किसके डेरिवेटिव हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं। कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव यानी कोलेस्ट्रॉल से ही बने हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि पित्तरस बने होते हैं किससे बने हो, सॉरी पित्त लवण किससे बने होते हैं, तो बोले पित्त लवण जो ग्लाइकोकोलेट और जो टोरोकोलेट है वो किससे बने हैं, मेनली कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। अब दूसरा कंपोनेंट है पित्त वर्णक यानी पीले रंग का वर्णक। पित्त वर्णक यानी नाम से तो पीले रंग का होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पित्त वर्णक है यानी जो बाइल पिगमेंट है दो हैं, एक तो है बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन आ रहा है तो ये पीला रंग का है यानी लाल रंग का नहीं है, पीला रंग का है। कैसा है, येलो कलर्ड, यानी कैसा है इसका कलर, येलो। और बिलीवर्डिन कैसा है, बिलीवर्डिन हरे रंग का है यानी ये ग्रीन कलर का है। तो बेटा इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेन ध्यान रखना है कि पित्त वर्णक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है और पित्त लवण जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट हैं। और इसके अलावा इस पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो पित्त रस का जो संगठन है, अब देखो हम बात करेंगे कि पित्त रस के कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ बाइल जूस। पित्त रस का क्या कार्य है, तो बोले पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या पित्त रस में पाचक एंजाइम होता है, तो बोले नहीं होता है। अब यहां पर प्रश्न है किस रस में पाचक एंजाइम, किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होता है, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है एक एग्जाम में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा आपका लार, फिर दूसरा ऑप्शन आएगा आपका जठर रस, ठीक है ना, फिर तीसरा ऑप्शन आएगा आंत्रिय रस, ठीक है ना, आंत्रिय रस, और चौथा ऑप्शन आएगा पित्त रस, ठीक है ना, पित्त रस। तो यहाँ पर लार यानी सेलाइवा, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, आंतरिक रस मतलब इंटेस्टाइनल जूस एंड पित्त रस मतलब बाइल जूस। तो बताइए किस में पाचक एंजाइम नहीं होता, बोले लार में भी होता है, लाइसोजाइम पढ़ा था, जठर रस में हमने पेप्सिन पढ़ा था, आंतरिक रस के अंदर हमने लाइपेज इस तरीके के कई पढ़े थे, ठीक है ना, लेक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज ये सब पढ़े थे। और पित्त रस के अंदर कोई एंजाइम, पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पित्त लवण है, इस पित्त रस के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स और दूसरा है पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट्स। इनका काम क्या है, तो हम बोलेंगे जो पित्त लवण है ये वसा का पायसीकरण करके, यानी वसा का पायसीकरण करके इसके पाचन में सहायता करते हैं, हेल्पफुल हैं, यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पित्त लवण है वसा का पायसीकरण करके इसके पाचन में सहायक होते हैं। अब ये पायसीकरण क्या है, तो हम बात करेंगे कि वसा का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे, वसा का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है, बोले ऐसे बड़ी बूंद के रूप में होता है। और इस पे जो पित्त लवण है वो क्या करेंगे, बोले पित्त लवण यानी जो बाइल सॉल्ट, इसको क्या करेंगे, बोले इस पे चिपक के फिर इसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देंगे। तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ने से क्या फायदा हुआ, बोले अब इस पर जो पाचक एंजाइम है यानी जो लाइपेज जो वसा को पचाएगा, अभी आएगा कहाँ पर, अग्नाशयी रस में और आंतरिय रस में, तो वो क्या करेगा, इसका पाचन कर देता है, ठीक है ना, इसका डाइजेशन हो जाता है। तो देखिए पित्त लवण ने पचाया नहीं है, डाइजेस्ट नहीं किया है वसा को, वसा को क्या किया है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा है। तो वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना ही जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसी को बोल रहे हैं बेटा पायसीकरण, यानी वसा को, बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण। तो ये थिंग आपको ध्यान रखनी है कि वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त लवण करते हैं और इसके पाचन में सहायता करते हैं। अब पित्त वर्णक जो रंगीन पदार्थ है वो क्या करते हैं, बोले ये कोई काम के नहीं है,
पित्त लवणक है वो उत्सर्जी पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं। इनको तो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, काम के नहीं है, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? बोले हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने हुए हैं। आरबीसी के अंदर क्या है? बोले आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा, और हीमोग्लोबिन से क्या बनेंगे? हीमोग्लोबिन से ये बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, यानी पित्त वर्णक बनेंगे। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन किसके अपघटन से बनते हैं? हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। तो यहाँ पर पित्त वर्णक का कोई काम नहीं है, वो उत्सर्जी पदार्थ है, वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। और पित्त लवण जो है वसा का पाचीकरण करके इसके पाचन में सहायता करते हैं। इस प्रकार से पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों। अब यकृत का ये काम, पित्तरस बनाना तो मेन काम हो गया एक तरीके से, मेन क्या वैसे काम है, लेकिन अलग और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। यकृत के बहुत सारे काम हैं, इसमें पहला काम है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? तो हम ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब कहेंगे कि जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को, हमारे भोजन से जो ग्लूकोज आएगा उस ग्लूकोज को किस में बदलना? बोले ग्लाइकोजन के अंदर बदल देना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रक्रिया हमारे यकृत में, लीवर में होती है। फिर इसके बाद में दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लाइकोजन टूट जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है तो ग्लाइकोजन टूटेगा, तो ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, दोनों क्रिया एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी जब ग्लूकोज अधिक होता है, भोजन में आ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हम ग्लूकोज हमारे शरीर में कम हो जाता है, हम खाना नहीं खाते हैं, तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं लीवर में होती हैं। ऐसे लीवर में होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? तो बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब प्रोटीन व वसा। प्रोटीन व वसा जो हैं, इनसे क्या बन जाता है? इनसे बोले ग्लूकोज बन जाता है। जब ग्लूकोज की कमी होगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज की कमी होगी तो प्रोटीन और वसा से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का नया निर्माण एक तरीके से। ठीक है। फिर इसके बाद में विटामिन का संश्लेषण व संचय करना। लीवर के अंदर विटामिन भी बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? बोले विटामिन ए का संश्लेषण होता है, और इसका साथ में क्या होता है? बोले विटामिन डी का और ए का स्टोर भी होता है। ए एंड डी का संग्रहण भी होता है, यानी ये संचयित रखता है। तो इस प्रकार से लीवर का ये काम भी होगा, विटामिन ए का संश्लेषण करना। अब बोले विटामिन ए तो हम गाजर के रूप में खाते हैं, तो बोले गाजर में विटामिन ए नहीं होता, विटामिन ए को बनाने वाला पदार्थ होता है बीटा कैरोटीन। उसको खाएंगे तो लीवर में जाके, यकृत में जाके विटामिन ए का संश्लेषण होगा। तो कौन से विटामिन का यकृत में संश्लेषण होता है? तो हमें ध्यान रखना, विटामिन ए का यकृत में संश्लेषण होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आपको याद रखना है। और कौन से विटामिन यकृत में संग्रहित होते हैं? तो विटामिन ए एंड डी दोनों संग्रहित होते हैं। इसी प्रकार बेटा यूरिया का संश्लेषण भी होता है। तो बोले यूरिया तो हमारे लिए बड़ी काम की चीज है, फसलों में काम में लेते हैं। ठीक है ना। हरित क्रांति के दौरान बहुत यूज हुआ, और इससे क्या है, फसल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो बेटा यूरिया है, यानी जो यूरिया है वो वास्तव में बना कैसे है? बोले यकृत के अंदर बनता है। तो आपको स्पेशली याद रखना, यकृत में इसका निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो अमोनिया होती है, हर कोशिका के अंदर अमोनिया बनती है, और ये अमोनिया बेटा कैसी होती है? ये विषैली होती है। विषैली का मतलब शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो यकृत में ये जाएगा रक्त के थ्रू, और वहां पर बन जाएगा यूरिया। यूरिया भी विषैला है, लेकिन वो अमोनिया की तुलना में कम विषैला है, और अब ये ज्यादा देर तक हमारे शरीर में रह सकता है। तो अमोनिया कम देर तक रहेगी तो नुकसान कर देगी थोड़ी देर में ही, और इसलिए इसको यकृत ने यूरिया में बदल दिया, और थोड़ी देर के लिए रहेगा भी, अगर 2, 3, 4, 5 घंटे के लिए, तो भी शरीर में नुकसान नहीं करेगा, और इसको बाद में यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो यूरिया का संश्लेषण करता है। फिर इसके अलावा रक्त प्रतिस्कंदक का निर्माण करना। रक्त प्रतिस्कंदक का मतलब ब्लड एंटीकोगुलेंट, यानी रक्त को एक तरीके से जमने से रोकने वाले पदार्थ। ये पदार्थ कौन सा है बेटा? तो हम यहाँ इस पदार्थ की बात करेंगे, और वो पदार्थ है हिपेरिन। हमारे रक्त के अंदर हिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है। क्या होता है? हिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है। ये हिपेरिन क्या करता है? बोले हमारे यकृत के द्वारा बनता है और रक्त में घूमता रहता है, और घूमते हुए रक्त को, यानी शरीर में जो संचरित रक्त है उसको जमने नहीं देता। तो रक्त प्रतिस्कंदन का कार्य करता है, रक्त को जमने नहीं देता। इसके अलावा बेटा ये काम और क्या करता है? रक्त स्कंदक का काम, यानी रक्त स्कंदक कारकों का निर्माण, यानी जो ब्लड को थक्का बनाने वाले कारकों का निर्माण करता है। तो रक्त का थक्का बनाने वाले कारक
थक्का बनाने वाले कारक बहुत सारे हैं, रक्त में पढ़ेंगे हम। बनाने वाले कारक, उनका निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन है ना, फाइब्रिनोजन, उनका निर्माण। ऐसे ही रक्त का निर्माण भी करता है, यानी भ्रूणावस्था के अंदर। वैसे तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था के अंदर है ना, आरबीसी का जो निर्माण है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण के अंदर यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण भी करता है, ये रक्त में से गंदी चीजों को भी हटाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कैसे करेगा? बोले कुफर कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कुफर कोशिकाएं, जो क्या होती हैं? भक्षकाणु होती हैं, यानी खा जाती हैं जीवाणुओं को, गंदी चीजों को। तो इस तरीके से रक्त का शुद्धिकरण कर देती हैं। तो बेटा ये जो यकृत के अन्य कार्य हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, इसलिए यहाँ पर इनको क्लब करके मैंने डाला है एक जगह, है ना। पितरस तो बनाना है ही, साथ में ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चलते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो अभी आपने चित्र के अंदर देखा था अग्नाशय को, है ना। ये कहाँ कैसा था? बोले ये ऐसा था कि आमाशय जो है ना, और छोटी आंत जहां से शुरू हो रही है वहां पर ऐसे एक पत्ती के आकार का था। कैसा था बेटा? एक पत्ती के आकार की संरचना ऐसे थी, है ना, ऐसी संरचना थी। इसको बोला था हमने अग्नाशय। ये क्या है बेटा? अग्नाशय है, यानी एक तरीके से इसका नाम देखो, हिंदी वर्जन अग्नाशय, अग्नि को आज से मिला हुआ है इसमें। अग्नि यानी जठरा अग्नि, यानी भोजन को पचाने वाले अग्नि, यानी भोजन को पचाने वाले एंजाइम, वो कहाँ पर हैं? अग्नाशय में, यानी पैनक्रियाज के अंदर। तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आपकी अग्नाशय। तो इस प्रकार से बेटा इस ग्रंथि का एक खास बात है कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, यानी एक होलोक्राइन ग्लैंड है। मिश्रित प्रकार की का मतलब है कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करती है, यानी ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करती है। तो अब यहाँ पर ये मिश्रित ग्रंथि का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। हालांकि हम ग्रंथियों वाले चैप्टर के अंदर इनको दोबारा से पढ़ेंगे कि मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है, यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी का क्या मतलब है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, यानी बहिस्रावी का मतलब तो है नलिका युक्त ग्रंथियों को हम बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, कि इनके अंदर एक नलिका होती है, एक डक्ट होती है और इसके थ्रू अपने पदार्थ को बाहर स्रावित कर देती हैं। और अंतःस्रावी करते हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, इनके अंदर नलिका नहीं होती, यानी इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती है, यानी डक्ट लेस होती हैं। तो ये अपने स्राव को सीधा रक्त में छोड़ देती हैं, है ना, बाहर नहीं छोड़ पाती। तो यहाँ पर देखो अग्नाशय के अंदर एक नलिका है, नलिका के माध्यम से अपने स्राव को कहाँ छोड़ेंगे? छोटी आंत के अंदर यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, छोटी आंत में यहाँ पर छोड़ देते हैं। और बहिस्रावी भाग को ऐसे, बहिस्रावी भाग से ऐसे रस को छोड़ देंगी, और अंतःस्रावी भाग से जो बनेगा उसको कहाँ छोड़ देंगे? बोले हाँ, जो रक्त को केशिकाएं आएंगी उसमें छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों तरीके से पदार्थों को स्रावित करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोला। अब बहिस्रावी भाग में अग्नाशयी रस बनता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। इसका काम हम बाद में पढ़ेंगे क्या है, ये पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो क्या काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी भाग है उसको एक नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये एक पैनक्रियाज है हमारा, यानी अग्नाशय है ये। इस अग्नाशय के अंदर जगह जगह, इस अग्नाशय में जगह जगह ऐसे कुछ भाग हैं, ऐसे जगह जगह ऐसे कुछ कोशिकाओं के गुच्छे हैं, ठीक है ना। इन गुच्छों को हम क्या बोल रहे हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। क्या बोल रहे हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। तो बेटा ये लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। तो ये क्या हैं? बोले ये अंतःस्रावी भाग हैं। क्या हैं ये? अंतःस्रावी भाग। तो ये लैंगरहैंस के द्वीप समूह को क्या बोल रहे हैं? अंतःस्रावी भाग। बाकी का जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा बहिस्रावी भाग है, यानी ये द्वीप जैसी संरचना दिख रही है, जैसे मान लीजिए समुद्र में द्वीप दिखता है वैसे यहाँ दिख रहा है। तो इसको नाम दे दिया लैंगरहैंस के द्वीप समूह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह किसमें होते हैं? बोले अग्नाशय के अंदर होते हैं। और लैंगरहैंस के द्वीप अग्नाशय का क्या कौन सा भाग है? बोले अंतःस्रावी भाग है। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। अब इस लैंगरहैंस के द्वीप समूह में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? समूह है। तो उन कोशिकाओं के नाम है, देखो अल्फा कोशिकाएं, एक तो कौन सी हैं बेटा? अल्फा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? अल्फा सेल्स, ठीक है। और दूसरी कोशिका है बीटा कोशिका, बीटा सेल। और तीसरी टाइप की कोशिका है गामा, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा कोशिका, गामा या डेल्टा सेल। इस तरीके से तीन टाइप की सेल है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो क्या बनाएंगी, बोले ग्लूकागोन हार्मोन बनाएंगी। यानी इस जो द्वीप समूह है आइलेट लैग्रेंज के द्वीप समूह, इनमें ही ये कोशिकाएं हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ग्लूकागोन हार्मोन। ऐसे ही बीटा कोशिकाएं क्या बनाएगी, इंसुलिन हार्मोन। ऐसे ही गामा या डेल्टा कोशिकाएं क्या बनाएगी, सोमेटोस्टेटिन। तो बेटा ये हार्मोन रक्त में चले जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे, और इस भाग को हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा मेन पार्ट है यहाँ पर अग्नाशय का बहिस्राव विभाग, कि अग्नाशय का जो बहिस्राव विभाग है उससे अग्नाशय रस बनता है, और इस अग्नाशय रस के अंदर क्या है, पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या है। तो बोले पहले तो बात करेंगे अग्नाशय रस क्षारीय प्रकृति का है, यानी इसका पीएच भी कितना है, देखो 7.5 से 8.3, यानी ये 7 से अधिक है, इसलिए क्षारीय है। और इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, लेकिन वो पाचक एंजाइम किस रूप में होते हैं, बोले निष्क्रिय रूप में होते हैं, सक्रिय रूप में नहीं रहते। अगर सक्रिय रहेंगे तो अग्नाशय को ही पचा डालेंगे, इसलिए वो निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, बोले एक तो है ट्रिप्सिन, मेन तो ट्रिप्सिन है, आप याद रखो, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन तो निष्क्रिय रूप में है, लेकिन ये ट्रिप्सिन है जो सक्रिय हो जाता है। तो ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय है और ये सक्रिय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्सिनोजन तो क्या है, निष्क्रिय एंजाइम है, यानी ये निष्क्रिय अवस्था में तो इसको ट्रिप्सिनोजन बोल देंगे, और जब ये सक्रिय हो जाएगा यानी एक्टिव हो जाएगा तब इसको ट्रिप्सिन बोल देंगे। तो ये क्या काम करता है, बोले प्रोटीन का पाचन करता है छोटी आंत के अंदर। ठीक, ऐसे ही एमाइलेज जो है वो किसका पाचन करता है, बोले कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, बोले वसा का पाचन करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए एंड आरएनए का पाचन करता है, डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और क्या किसका पाचन करते हैं, ये सबसे बड़ा प्राइमरी क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही पित्त रस के अंदर कौन कौन से पदार्थ है वो क्या काम करते हैं। ठीक, ऐसे ही जठर रस में क्या क्या पदार्थ है उनका क्या काम है। ठीक, ऐसे ही लार में क्या क्या काम है, ऐसे ही आंतरी रस में क्या क्या काम है। तो इस तरीके से कौन कौन से एंजाइम और उनके क्या काम है आपको आना चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया को, है ना। पाचन क्रिया को सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा में, यानी डाइजेशन इन माउथ। खाना जैसे ही हम चबाएंगे तो बोले मुख गुहा में जो पाचन है, तो बोले यांत्रिक पाचन भी होता है। एक तो कैसा पाचन होता है मुख गुहा में, यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और वो किसके द्वारा होता है, दांतों द्वारा। यानी दांत उसको भोजन को एक तरीके से चबाएंगे, च्यूइंग करेंगे, तो यांत्रिक पाचन होगा। साथ में बेटा यहाँ पर रासायनिक पाचन भी होता है। तो बोले लार में उपस्थित जो एंजाइम है उसके द्वारा भोजन का कौन सा पाचन होता है, बोले रासायनिक पाचन भी होता है। तो मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक व रासायनिक दोनों पाचन होते हैं, यानी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं मुख गुहा के अंदर। ऐसा ही होता है ना, यानी केमिकल डाइजेशन भी होता है। तो अब मुख गुहा के अंदर देखा चबाने से सारे चबाएंगे, लेकिन साथ में लार में उपस्थित जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम नहीं, लाइसोजाइम तो जीवाणुओं को मारता है। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। तो टाइलिन क्या करता है, तो बोले टाइलिन केमिकल डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, इसका केमिकल डाइजेशन करेगा, यानी रासायनिक रूप से पचाएगा। लेकिन किसको पचाएगा, तो बोले ये है केवल और केवल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का ही आंशिक रूप से पाचन होता है। स्टार्च भी पूरी तरीके से नहीं पचता है। तो दोस्तों देखो कैसे होता है कि मुख गुहा के अंदर जो भोजन है उसके अंदर क्या है, स्टार्च। क्या है भोजन के अंदर, स्टार्च है। स्टार्च क्या है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट में भी ये कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। अब जो स्टार्च है इस पर मुख गुहा के अंदर कौन सा रस बन रहा है, हमें पता है मुख गुहा के अंदर लार बन रही है, यानी सैलाइवा बन रहा है। और उस सैलाइवा का पीएच कितना है, बोले 6.8 है। और इस सैलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा है, तो बोलेंगे इसमें एंजाइम एक तो था लाइसोजाइम जो जीवाणुओं को मार देता है, पचाने में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन एक है कौन सा, टाइलिन। कौन सा है, टाइलिन। तो बेटा ये जो टाइलिन है जिसको सैलाइवरी एमाइलेज भी हमने बोला था उस टाइम में, तो ये टाइलिन क्या करता है, बोले इस स्टार्च का पाचन कर देता है और इसे क्या बना देता है, बोले माल्टोज, यानी माल्टोज बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, माल्टोज। तो क्या पूरे के पूरे स्टार्च का ही माल्टोज बन जाता है, बोले नहीं, ओनली 30% स्टार्च का ही माल्टोज बनता है, 70% का कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, इतना ही टाइम मिलता है मुख में। वैसे भी हम बहुत कम चबाते हैं, हालांकि वैसे भोजन को बहुत मतलब एक निवाले को आप कह सकते हैं ज़्यादा बार चबाना चाहिए, जिससे क्या है अच्छी तरीके से यहीं पच जाता है। तो यहाँ पर भोजन में रस भी आता है और कम भी खाएंगे। तो इस तरीके से स्टार्च का जो पाचन है आंशिक पाचन हो रहा है, ओनली 30% स्टार्च का, यानी हमने बोला केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है,
और वो भी उसका आंशिक पाचन हो रहा है, यानी पूरी तरीके से पचा नहीं, अभी माल्टोज बना है ना, माल्टोज अभी आगे और पच के इससे ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना। तो अभी पूरी तरीके से नहीं पचा, आंशिक रूप से पचा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य गुहा में इस तरीके से पाचन होता है और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। अब बेटा यहाँ पर एक कथन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मुख्य गुहा में पाचन के पश्चात भोजन को क्या बोलते हैं? बोले पाचन के पश्चात मुख्य गुहा में जो भोजन है उसको क्या बोलेंगे? बोले बोलस बोलेंगे। क्या कहेंगे? बोलस। यानी पाचन के पश्चात भोजन, मुख्य गुहा में पाचन के पश्चात भोजन को क्या बोलेंगे? बोलस। तो ये टर्म अपना ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं आमाशय में पाचन, यानी मुख्य गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली इसमें आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होगा, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है बेटा? बोले यहाँ पर हमारा भोजन आ गया है। दूसरा क्या है इसमें? यहाँ पर जठर रस स्रावित हो रहा है, अम्ल तो है साथ में, जठर रस स्रावित हो रहा है। जठर रस में क्या है? बोले यहाँ पर पेप्सिन है। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है। तो बेटा पेप्सिन क्या करता है? बोले इसमें जो प्रोटीन है उसको पचाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। आमाशय में यानी स्टोमक में जो पाचन है, यांत्रिक पाचन भी होगा क्योंकि इसकी दीवार में 3 टाइप की मांसपेशियां हैं, तो मथा जाएगा ऐसे भोजन को, है ना, यांत्रिक पाचन होगा। और साथ में इसका रासायनिक पाचन यानी जठर रस में उपस्थित जो पेप्सिन है वो भी भोजन को पचाएगा। तो यहाँ पर किसका पाचन होता है? मुख्यतः बोले प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन भी पूरी तरीके से नहीं होता, आंशिक यानी पार्शियली ही पाचन होता है, पूरी तरीके से प्रोटीन भी नहीं पचता है। तो बेटा देखो आमाशय में कैसे पाचन होगा। तो आमाशय के अंदर हमारा जब भोजन के अंदर प्रोटीन आया है उस प्रोटीन का पाचन होगा, और प्रोटीन का पाचन होके क्या बनेगा? तो बोले आमाशय में प्रोटीन का इस तरीके से पाचन होगा। पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, और वो किस पीएच पे काम कर रहा है? 1.5 से 2.2 की पीएच पर काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये पेप्सिन था किसमें? जठर रस में। तो आमाशय में जो जठर रस है उसमें क्या है? पेप्सिन है। और पेप्सिन इस प्रोटीन को पाचन करके क्या बनाएगा? बोले प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स, यानी एक तरीके से प्रोटीन के छोटे टुकड़े। पचा नहीं, अभी तक कंप्लीटली नहीं पचा, इसलिए हमने बोला इसका आंशिक पाचन होता है। तो बेटा सॉरी, अब आमाशय में ये भोजन कुछ हद तक पच गया है, यानी प्रोटीन पच गया है थोड़ा बहुत। तो अब इस आमाशय में पचे हुए भोजन को यहाँ एक नाम देंगे। तो बेटा आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या नाम देंगे? तो बोले आमाशय में पचे हुए भोजन को एक नाम देंगे स्पेशली, और क्या बोलेंगे? काइम। क्या कहेंगे? काइम। तो आमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम। यह आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे आमाशय में तो प्रोटीन का पाचन ऐसे होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आमाशय में, यानी जो छोटे बच्चे हैं या गाय का जो बछड़ा है, हमने बताया था ना, छोटे बच्चे व गाय का बछड़ा, ठीक है ना, उसके आमाशय में क्या होता है? उसके आमाशय में एक स्पेशल एंजाइम होता है रेनिन, और उसके अंदर जब दूध प्रोटीन, यानी दूध प्रोटीन कैसे पचेगा? क्योंकि वो दूध ही पीते हैं, तो दूध में बोले कौन सा प्रोटीन होता है? बोले केसीन होता है। तो दूध प्रोटीन पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? बोले इनके आमाशय में एक एंजाइम होता है, कौन सा? रेनिन, है ना। मैंने आपको बताया था रेनिन जठर रस के अंदर भी आता है छोटे बच्चों के आमाशय में, और इस रेनिन से दूध का जो केसिन प्रोटीन है वो पच जाएगा, और उससे क्या बनेगा? बोले केसिन प्रोटीन के पाचन से कैल्शियम पैराकेसिन बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? पैराकेसिन। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। अब ये पैराकेसिन आसानी से प्रोटीन के अन्य एंजाइमों के द्वारा आगे पच जाएगा। तो बेटा इस तरीके से दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करता है? बोले रेनिन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रोटीन का पाचन हुआ। वसा का थोड़ा सा आंशिक पाचन यहाँ पर होता है, ठीक है ना, लेकिन वो भी आप कह सकते हैं छोटे बच्चों में ही होता है, बड़ों में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत के अंदर पाचन को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत के अंदर सॉरी, छोटी आंत में जो पाचन क्रिया है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पाचक रस आते हैं। 3 पाचक रस, 3 प्रकार के पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस। कितने प्रकार के डाइजेस्टिव जूस आते हैं छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए? 3 प्रकार के। तो यहां पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा?
तो बोले पहला जो प्रकार है वो है पित्तरस। क्या है बेटा? पित्तरस। दूसरा क्या है? बोले दूसरा और आता है यहाँ पर, और वो क्या है? बोले अग्नाशयी रस। क्या है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। और तीसरा है बेटा वो क्या है? बोले आंत्रिय रस। कौन सा है? आंत्रिय रस, यानी आंत के अंदर बना हुआ रस, जो हमने बताया था छोटी आंत की जो क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकन के अंदर जो आंतरिक ग्रंथियां हैं उनसे बनता है। तो पित्त रस है ना, ये तो कहाँ से आया? अगर है ना, यकृत से। कहाँ से आया? यकृत से, यानी कहाँ से आया? लीवर से। ठीक है बेटा। और अग्नाशयी रस कहाँ से आया? बोले पैनक्रियास से, यानी अग्नाशय से। ठीक है ना। और ये कहाँ से आया? ये आंतरिय ग्रंथियों से, आंतरिय ग्रंथियों से स्रावित हुआ। तो ये 3 रस आते हैं, और ये तीनों के तीनों रसों में आप कह सकते हैं भोजन का पाचन करते हैं। ये तो आप कह सकते हैं वसा का पाचन, और इसमें सारे एंजाइम हैं पचाने के लिए, और बचे हुए जो पदार्थ है वो जो बच गया है, यानी इन दोनों से पचने के बाद में, अब क्या होगा? बोले इन दोनों से पचने के बाद में जो भोजन है उस पर कौन क्रिया करेगा? बोले अभी आंतरिय ग्रंथि से आया हुआ रस क्रिया करेगा, यानी पहले ये पचाएंगे फिर इस दूसरे नंबर पर ये पचाएंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से पच जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर हम इस पाचन क्रिया को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस छोटी आंत में पाचन क्रिया को बता रहे हैं तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ेंगे, यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा। देखो, भोजन के 3 अवयवों को पाचन की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा साहब? तो छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा? तो बोले कार्बोहाइड्रेट में हम क्या खाते हैं मेनली? बोले स्टार्च खाते हैं। तो 70% स्टार्च बच गया था, 30% स्टार्च माल्टोज में बदला था वहां पर मुख्य गुहा के अंदर। तो जो स्टार्च आता है उस स्टार्च पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? तो बोले स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम है और वो है एमाइलेज, है ना। और वो किस में है? अग्नाशयी रस में। तो बोले इसमें अग्नाशयी जो रस है, पैनक्रियाटिक जो जूस है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम आया है बेटा? बोले इसके अंदर एक एंजाइम आया जिसको बोलेंगे एमाइलेज। क्या बोलेंगे? एमाइलेज। और वो इस कार्बोहाइड्रेट से क्या बना देगा बेटा? इस स्टार्च से क्या बना देगा? माल्टोज। क्या बना देगा? माल्टोज। ठीक है ना। यानी हमारा स्टार्च किस में बदल गया? माल्टोज में। पहले भी मुख्य गुहा में भी बना था लेकिन 30% ही बना था, बचा हुआ यहाँ बन गया। तो अब ये सारा का सारा माल्टोज हो गया। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का अब आगे पाचन कैसे होगा? बोले अब ये माल्टोज पे क्रिया कौन करेगा? बोले इस माल्टोज पे क्रिया करेगा माल्टेज एंजाइम। और वो माल्टेज एंजाइम किस में है? बोले आंतरिय रस में। अब क्या है? आंतरिय रस, यानी इंटेस्टाइनल जूस। और उसमें एंजाइम कौन सा है बेटा? माल्टेज। ठीक है ना, इसमें माल्टेज एंजाइम है। और माल्टेज के एंजाइम की क्रिया होने से माल्टोज से क्या बन जाएगा? बोले 2 ग्लूकोज के अणु। क्या बन जाएंगे? 2 ग्लूकोज। इस तरीके से अब ये सबसे सरलतम हो गया, यानी अब इसको पाचन आगे पाचन नहीं होगा। तो ग्लूकोज बन गया, स्टार्च का पाचन इस तरीके से इसके अंदर होता है। अब बेटा सॉरी, हम मान लीजिए स्टार्च के अलावा अगर मान लीजिए सुक्रोज खा लें, है ना, सुक्रोज खा लें। सुक्रोज का मतलब हम गुड़ या चीनी खा लें। सुक्रोज किस में होता है बेटा? तो सुक्रोज हमें पता है गुड़ या चीनी के अंदर होता है। किस में होता है? गुड़ या चीनी। इनमें क्या होता है? सुक्रोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका पाचन कैसे होगा? तो बोले हमारे आंतरिय रस के अंदर एक एंजाइम पढ़ा था हमने, उसका नाम था सुक्रेज। नाम पढ़ा था, याद आया? सुक्रेज। ठीक है ना बेटा, सुक्रेज। और ये सुक्रोज का पाचन करके इससे क्या बनाएगा? बोले एक अणु तो फ्रक्टोज का बनेगा और दूसरा अणु बनेगा ग्लूकोज का। इस प्रकार से सुक्रोज का पाचन भी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम अगर दूध पीते हैं, ठीक है ना, दूध पीते हैं तो उसके अंदर कौन सा शर्करा होता है? बोले लैक्टोज होता है। तो जो लैक्टोज है ये किस में होता है? बोले ये दूध के अंदर यानी मिल्क में होता है। लैक्टोज किस में होता है? मिल्क में, यानी दूध में। अब बेटा लैक्टोज का पाचन भी होगा क्योंकि दूध पिया है तो उसमें लैक्टोज है, तो उसका पाचन कैसे होगा? बोले फिर आंतरिय रस के अंदर,
आंतरिक रस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है, इसके अंदर एक एंजाइम है और उसका नाम क्या है बेटा, लैक्टेज। और ये लैक्टेज एंजाइम अब इस लैक्टोज से क्या बना देगा, बोले गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, है ना, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से ये पच गया, यानी ये भी पच गया। तो इस प्रकार से सुक्रोज भी पच गया, लैक्टोज भी पच गया और स्टार्च से जो माल्टोज बना वो भी पच गया। तो देखो पहले तो मूल रूप से एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, चाहे लार वाला एमाइलेज हो चाहे अग्नाशयी रस वाला एमाइलेज हो। तो यहाँ छोटी आंत में तो अग्नाशयी रस वाला एमाइलेज आता है, तो वो इसको ऐसे पचा देता है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में स्टार्च से बन गया माल्टोज, तो माल्टोज को माल्टेज पचा देता है जो आंतरिक रस में है। ऐसे ही सुक्रोज जो हमने खाया गुड़ या चीनी के रूप में, उसको आंतरिक रस में उपस्थित सुक्रेज पचा देता है। और ऐसे ही लैक्टोज जो खाया उसको आंतरिक रस में उपस्थित लैक्टेज पचा देता है। तो बेटा यहाँ पर ये क्रिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है सुक्रोज के पाचन से क्या बनता है, लैक्टोज के पाचन से क्या बनता है, लैक्टोज किससे पचता है ना, सुक्रोज किससे पचता है, लैक्टोज सुक्रोज का पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है। ठीक है ना। ऐसे ही माल्टोज के पाचन किससे होता है और उससे क्या बनता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में बेटा अब आगे चलते हैं कि छोटी आंत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। तो हमें तो यहाँ सिंपल तरीके से पढ़ना है कि जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, यानी प्रोटीन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, प्रोटीन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, तो हम यहाँ बात करेंगे कि प्रोटीन का पाचन देखो कैसे होगा। यहाँ पर तो बोले प्रोटीन आया है भोजन के अंदर, क्या है, प्रोटीन है, प्लस आमाशय में जो पच गया था प्रोटीन थोड़ा बहुत, उससे क्या बन गए, पेप्टोन्स बन गए और प्रोटियोज बन गए। ऐसे बन गए थे, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो ये क्या है, प्रोटीन का ही रूप है। अब बेटा इसका पाचन कैसे होगा, तो बोले इसके पाचन के लिए इस पे एक एंजाइम है और वो किसके अंदर है, बोले अग्नाशयी रस में है। क्योंकि हम छोटी आंत में पढ़ रहे हैं ना, तो अग्नाशयी रस में क्या है, एंजाइम है। और उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, ट्रिप्सिन नाम है। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। और इस ट्रिप्सिन से फाइनली क्या बन जाएंगे, तो बोले आप तो ऐसे अभी जनरल साइंस के हिसाब से तो डायरेक्ट लिख दो कि ट्रिप्सिन से क्या बन जाएंगे, अमीनो अम्ल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, अमीनो अम्ल यानी अमाइनो एसिड्स। तो अब ये एक तरीके से पच गया फाइनली। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं छोटी आंत में वसा का पाचन। छोटी आंत के अंदर अब वसा का पाचन कैसे होगा, यानी वसा मतलब जो लिपिड है ना, उसका पाचन, लिपिड का पाचन यानी लिपिड का डाइजेशन कैसे होगा। तो हमारे पास क्या है, वसा। देखो ये वसा का अणु है, ये क्या है, वसा। अब वसा पे सबसे पहले क्या करेगा, तो बोले हमारा जो पित्त रस है, पित्त रस यानी बाइल जूस, उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर कौन सा पदार्थ इसको पचाएगा, तो बोले पित्त लवण यानी जो बाइल साल्ट हैं, बाइल साल्ट्स हैं, इसके कई नाम पढ़े थे हमने, वो इस पित्तरस में उपस्थित हैं और इस वसा की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, वसा की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देंगे। और इस प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया था, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया था, यहाँ पर पायसीकरण कर देते हैं। वसा का क्या कर देते हैं, पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। क्या कर दिया इन्होंने वसा का, इमल्सिफिकेशन यानी बड़ी बूंदों से छोटी छोटी बूंदों में टूटना क्या कहलाता है, पायसीकरण। तो अब पायसीकरण के बाद में क्या होगा, बोले अब आपका जो एंजाइम है कौन सा, जो अग्नाशयी रस में है, वो इसको पचा लेगा। अग्नाशयी जो रस है उसमें एक एंजाइम है छोटी आंत में, क्योंकि हम छोटी आंत में पाचन पढ़ रहे हैं। तो वसा का पाचन कैसे हुआ, बोले पित्त रस से, तो ये इतना काम हो गया। अब अग्नाशयी रस में उपस्थित जो लाइपेज एंजाइम है, देखो लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है ना, लाइपेज, लिपिड में भी LIP आता है और यहाँ पे भी LIP आ रहा है, तो लाइपेज पाचन करेगा और इससे क्या बनेगा, बोले अल्टीमेटली इसके पाचन से क्या बनने वाला है, तो बोले वसा के पाचन से बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है ना, प्लस वसीय अम्ल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल। अब वसा के अणु में एक ग्लिसरॉल होता है और 3 वसीय
अम्ल के अणु होते हैं। तो इस प्रकार से इसके पाचन से ये बन गया। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि प्रोटीन के पाचन से तो फाइनली अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड बन गए, वसा के पाचन से फाइनली ग्लिसरॉल एंड वसीय अम्ल बन गए, और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बना था, है ना, फ्रक्टोज भी बना था, गैलेक्टोज भी बना था। इस तरीके से ये सब बन गए। तो ये अब छोटी आंत में पाचन पूर्ण रूप से हो गया। तो हम यहाँ बोल देंगे कि छोटी आंत में, हमने शुरू में पढ़ा था, कल पढ़ा था कि छोटी आंत के अंदर क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है और अब अवशोषण भी होगा। तो अब हम बात करेंगे भोजन का अवशोषण यानी पचित भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है, तो बोले मुख गुहा के अंदर कोई अवशोषण नहीं होता, ठीक है ना, और ऐसे ही ग्रसनी में भी कोई अवशोषण नहीं होता, और कहाँ आमाशय में भी भोजन के अवयवों का कोई अवशोषण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर छोटी आंत में अगर बात करें तो छोटी आंत के जो लास्ट भाग है जिसको हमने क्षुदांत्र बोला था, क्षुद्रांत्र यानी इलियम, इलियम छोटी आंत के इलियम में अधिकांश या संपूर्ण अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत के क्षुदांत्र भाग में। दूसरी चीज यहां पर यह बताना है कि भोजन के जो अवयव हैं उनका अवशोषण कहां कहां होता है, तो बोले अमीनो अम्ल। अवशोषण का मतलब क्या है बेटा, अमीनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण कहां होगा, तो बोले इनका अवशोषण तो रक्त में होगा। वहां रक्त वाहिनियां है ना, रक्त में यानी ब्लड के अंदर। कहां होगा, ब्लड में। तो ठीक है। और ऐसे ही जो वसीय अम्ल हैं, वसीय अम्ल जो वसा के पाचन से बने थे, वे ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल जो ग्लिसरॉल हैं उनका अवशोषण कहां होता है, तो बोले उनका जो अवशोषण है यानी वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड, ठीक है बेटा, और जो ग्लिसरॉल है इनका एब्जॉर्प्शन कहां होगा, तो बोले इनका होगा लसिका वाहिनियों में। किसमें होगा, लसिका वाहिनियों में, जिनको हम यहां पर एक नाम देंगे लैक्टियल्स। क्या बोलेंगे, लैक्टियल्स में सॉरी। तो इस तरीके से बेटा छोटी आंत की क्षुदांत्र भाग में अधिकांश या संपूर्ण अवशोषण होगा। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण रक्त में, और वसा के जो पचक पदार्थ हैं, पचित पदार्थ हैं, उनका अवशोषण लसिका वाहिनियों में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये चीज है ना एग्जाम में आती है, कौन सी, ये वसा का जो पाचन होने के बाद में किस में अवशोषित होता है, बोले रक्त में नहीं, लसिका वाहिनियों में होता है। तो बेटा अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी आहार नाल के छोटी आंत का भाग है, और इसके अंदर हमारे ये पदार्थ यहाँ पच गए हैं, ये तो ग्लूकोज और हमारे ये हैं, और इसी तरीके से इसके अंदर बेटा ये हमारा जो वसा है वो है। तो बेटा ये जो वसा है ये तो रक्त में अवशोषित होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रक्तवाहिनी गुजर रही है, यहाँ से जो रक्तवाहिनी गुजर रही है उसमें इस ग्लूकोज का और अमीनो अम्ल का ऐसे अवशोषण हो जाएगा। तो अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि पचित भोजन के अवयवों का आहार नाल से रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है, भोजन का अवशोषण कहलाता है। अब यहाँ पर जो लसिका वाहिनियों में किसका अवशोषण होगा, बोले यहाँ से लसिका वाहिनी भी यहीं से गुजर रही है, तो लसिका वाहिनियों में इस ग्लिसरॉल और इसका अवशोषण होगा। तो ये जो अवशोषण है ये तो किसका है, बोले ये लसिका वाहिनी है, ठीक है ना। ये क्या है, लसिका वाहिनी, और इस लसिका यानी लिम्फेटिक वेसल है जिसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। इसमें किसका अवशोषण हो रहा है, बोले इसमें अवशोषण हो रहा है वसीय अम्ल का। किसका अवशोषण हो रहा है, वसीय अम्ल का। और ये है बेटा रक्तवाहिनी, ऊपर वाली क्या है, रक्तवाहिनी। तो रक्तवाहिनी के अंदर किसका अवशोषण हो रहा है, बोले ये रक्तवाहिनी है यानी ब्लड वेसल है। तो इसमें अवशोषण किसका हो रहा है, बोले यहाँ ग्लूकोज और अमीनो एसिड का यानी अमीनो अम्ल का अवशोषण हो रहा है। तो बेटा इनका अवशोषण तो किस में हो रहा है, रक्तवाहिनियों के अंदर,
और वसी अम्ल का अवशोषण किस में हो रहा है, लसिका वाहिनियों के अंदर। तो इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन अवशोषण के साथ में यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या बड़ी आंत के अंदर, तो हमने बोला था कि बड़ी आंत में जो अवशोषण क्रिया है, तो भोजन के अवयव तो यहीं पर अवशोषित हो गए, तो क्या बचे, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अवशोषण है ना, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो भोजन के जो अवयव हैं, मूल अवयव, तीनों अवयव, उनका अवशोषण तो छोटी आंत में ही हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। यहाँ किसका होगा, तो बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं है ना, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। एक तो ये ध्यान रखना है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल क्या होता है, तो बोले बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, केवल अवशोषण। लेकिन अवशोषण किसका होता है, तो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होता है एक तो खनिज लवणों का अवशोषण होता है, यानी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जिनको पाचन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही विटामिन्स का अवशोषण होता है, विटामिन्स है ना, उनको भी पाचन क्रिया की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं अवशोषित होंगे आके। ऐसे ही अतिरिक्त जल, यानी अतिरिक्त यानी जो एक्स्ट्रा जल है, अतिरिक्त जल यानी एक्स्ट्रा वाटर, यानी भोजन यहाँ पर छोटी आंत में, बड़ी आंत के अंदर अभी थोड़ा सा पतला पतला है ना, तो एक्स्ट्रा वाटर है, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ औषधियों का, अधिकांश औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। अधिकांश औषधियों का, यानी जो मेनी ड्रग्स हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, यानी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। तो बेटा इस तरीके से बड़ी आंत में अवशोषण होगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो आमाशय में भी क्या अवशोषण होता है, क्या आमाशय के अंदर बात करें तो आमाशय के अंदर यानी स्टोमक में अवशोषण, तो बोले वहां तो भोजन पचता ही नहीं है पूरी तरीके से, तो अवशोषण किसका होगा, यानी आमाशय के अंदर हम बात करें तो भोजन पचा ही नहीं, वहां पे तो आंशिक पचा है, प्रोटीन का भी आंशिक पाचन हुआ है, मुख गुहा में भी आंशिक पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन का आंशिक पाचन आमाशय में, तो किसका अवशोषण होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो सरल ग्लूकोज है, यानी सरल ग्लूकोज का मतलब है जो ग्लूकोन डी के रूप में हम पीते हैं, सरल ग्लूकोज का अवशोषण होता है एक तो, यानी ग्लूकोन डी के रूप में हम जो ग्लूकोज पीते हैं उसको पचाने की जरूरत नहीं है, तो वो ग्लूकोज यहाँ रेडीमेड अवशोषित हो जाता है ना। सरल ग्लूकोज, सिंपल जो ग्लूकोज है, सिंपल ग्लूकोज, उसका एब्जॉर्प्शन अगर हम पीते हैं तो स्टोमक में हो जाएगा, क्योंकि उसको पचाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक एस्प्रिन नाम की औषधि है, एस्प्रिन औषधि, यानी एस्प्रिन जो औषधि है, एस्प्रिन नाम की दवाई है, उसका अवशोषण भी यहाँ होता है। ऐसे एक सामाजिक दवाई है, सामाजिक औषधि है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अवशोषण भी कहाँ होता है, आमाशय में होता है। तो आमाशय में अल्कोहल का अवशोषण हो जाएगा, एस्प्रिन का अवशोषण भी हो जाएगा, और आप कह सकते हैं सरल ग्लूकोज के रूप में लेंगे तो उसका अवशोषण भी हो जाएगा। और साथ में जल का अवशोषण, जो पानी पिएंगे है ना, जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण तो आहार नाल के प्रत्येक भाग में होता है। जल का अवशोषण तो आमाशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है ना, और सीधा जो ग्लूकोज है उसका अवशोषण, जो ग्लूकोन डी के रूप में भी है उसका अवशोषण कहाँ होगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है कि जल का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो बोले सभी भागों में। जल का अवशोषण किस में होता है, सभी भागों में होता है। सभी भाग कौन कौन से, बोले आमाशय में भी होता है, यानी स्टोमक में भी होता है, और किस में होता है, बोले छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, और बड़ी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में भी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन तीनों जगह जल का अवशोषण होगा। तो इस प्रकार से भोजन, पचित भोजन का अवशोषण होगा, शरीर में रक्त में जाएगा, और रक्त के थ्रू शरीर के प्रत्येक भाग में जाके जहां इसकी जरूरत होगी वहां ये काम में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो आहार नाल है या स्पेशली जो पाचन तंत्र है उसमें सारे
जो संरचना है उनको पढ़ने के बाद में पाचन क्रिया को पढ़ते हैं, तो कुल मिला के अब ये जो भोजन जो हमने खाया है ये कहाँ पर चला गया, तो हम बोलेंगे ये भोजन रक्त में चला गया। और अब हम आगे की क्लास में हम रक्त को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो रक्त कैसे घूमता है पूरे शरीर में उसको पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुंचे। और साथ में बेल आइकन को मत दबाना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएंगे बेल आइकन को दबाओगे तो। और इस चैनल को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय वाले गुरुजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है क्लास पसंद आ रही होगी और ऐसे रेगुलर क्लासेज करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।